नमस्कार, मैं माया। आज हम कहानियों की श्रृंखला में सुनेंगे विजयदान देथा जी की कहानी दोहरी जिंदगी। भगवान हरेक को दो दो जीवन बख्शे कि 12 और 12 24 कोसों की दूरी पर दो बस्तियां हुआ करती थी। उन बस्तियों में सेठ अपनी अपनी कंजूसी के लिए समूचे मुल्क में मशहूर थे। दोनों बस्तियों में सिरखी हैसियत के दो हम उम्र साहूकार रहते थे। दूर बसते हुए भी दोनों में गहरी दोस्ती थी। इत्तेफाक की बात देखो, अनमोल रात की दोनों को एक साथ सहरा बंधा। बेहद सुंदर भवों के साथ हथलेवा जुड़ा और सिप सिप में साथ ही मोती पड़ा। तब खुशी खुशी दोनों साहूकार परस्पर वचनबद्ध हो गए कि चाहे जिस किसी के बेटा बेटी हो, वे एक दूसरे के विवाह बंधन में बंधेंगे। पेट की आशा के दरमियान ही संतानों का रिश्ता तय हो गया। एक दूसरे की प्रीत में बवाले और धन पागल उन सेठों को कुदरत के खेल का रंज मात्र भी ख्याल नहीं था। 9वें महीने एक ही नक्षत्र में दोनों के 2 लड़कियां जन्मी। कुछ तो दी हुई जुबान के नशे में और कुछ कंजूसी की लत के दबाव में। एक सेठ बेईमानी कर गया। बेटी होने के बावजूद सूप की जगह कांसे की थाली बजवाई। नाई भेजकर दोस्त के गांव बेटी की बधाई पहुंचाई। दोनों सेठों की हवेलियों में उत्सव के साथ गुड़ बटा। पहले पहल मां ने सोचा कि दोनों दोस्तों में परस्पर मजाक का रिश्ता है। वक्त आने पर आप ही सारी बातें सामने आ जाएंगी। तब तक इस भ्रम से कोई हानि तो होनी नहीं है। अबुझ बचपन तक क्या छोरा और क्या छोरी, यह जो जवानी छाने पर ही भेद वाले मर्म की ठीक से पहचान होती है। पर बाप ने उस भ्रम को मिटाने के लिए जाने अनजाने भी कोई चेष्टा नहीं की। लड़की की लड़के के समान परवरिश की। वक्त से पहले ही कमर में मेखला और धोती, बदन पर अंगरखी और सिर पर बंधेज का सावा। पहले तो सारी बातें मस्करी सी लगती थी, पर जब वक्त का उभार जाहिर होने लगा, पर फिर भी बाप की नियत नहीं बदली तो मां का माथा ठनका। एक दफा मीठे उल्हाने के साथ पति को सचेत किया। कहने लगी, यूं देखते हुए भी अंधे कैसे बने बैठे हो। तब हकलाते हुए सेठ बोला, मैं तो कहीं अंधा नहीं हूं, मुझे तो 3 लोक की सूझती है। सेठानी सिर पर हाथ लगाकर बोली, 3 लोकों की सूझने वाले को बेटे के कपड़ों में बेटी का जोबन नजर नहीं आ रहा। सेठ ने सफेद झूठ बोला,
इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने के लिए मेरे पास वक्त कहाँ है। सेठानी की भी जुबान अभ्यस्त हो चुकी थी। उसकी जुबान पर वही संबोधन निकला, मुन्ने की बाबू, तुम यह क्या पागलपन कर रहे हो? बेटी तो हाथ पीले करने लायक हो गई है, तुम्हें ये छोटी बात नजर आती है? पर हाथ पीले करने की मेरी मनाही ही थोड़ी है। मेरी तेज अकल की कोई बराबरी नहीं कर सकता। मैंने तो कोख के भीतर ही रिश्ता निपटा दिया था। सेठानी करीब आकर कहने लगी, तुम्हारे निपटाने से क्या होगा भला? छोरी से छोरी की कहीं शादी हुई है? शादी का क्या, किसकी हुई किसकी नहीं, पर दिया हुआ वचन तो मरते दम तक नहीं तोड़ा जा सकता। सेठानी की आंखें ऊपर ललाट में चढ़ गई। यह मजाक का लहजा तो नहीं? सूरज की तरह दमकती सच्चाई पति को क्या दिखाई नहीं देती? भला ये बातें किसी को समझाने की हैं? उसका मुंह फटा का फटा रह गया। पर अब इत्मीनान रखने से गजब हो जाएगा। आखिर बेमुश्किल मन कड़ा करके कहने लगी, भले आदमी तुम्हारे वचनों से सहजों की कमी कैसे दूर होगी? भले आदमी तुम्हारे वचनों से सहजों की कमी कैसे दूर होगी? कुछ तो ख्याल करो। मैंने तो इतने बरस का मजाक मानकर तुम्हें छेड़ा नहीं। मैं छेड़ने जैसा काम भी तो नहीं करता। बेशुमार दहेज मिलेगा, धूमधाम से बेटे की बारात लेकर जाऊंगा। मर्द की जुबान नहीं बदला करती है। कुदरत की गलती का नुकसान मैं क्यों उठाऊं भला? सेठानी असमंजस में पड़ गई। या तो अभी पति उससे हंसी मजाक कर रहे हैं, या अपने वचन से हरगिज इधर उधर नहीं होंगे। पर आज बात को अधर में नहीं छोड़ूंगी मैं। फैसला होने पर ही सेठानी को चैन पड़ेगा। गुस्से से खोलती हुई कहने लगी, तुम्हारा नफा नुकसान गया भाड़ में। तुम्हारे जैसा बाप मिलने पर बेटी सेजों का नुकसान कैसे पूरा करेगी? इस बात का तुम्हें कुछ ख्याल भी है? सेठ गुमान से बोला, क्यों ख्याल क्यों नहीं? 8-10 बरस पति के दिवासर जाने पर भी समझदार बहुएं सब्र करके रहती हैं। ऐसा वैसा पति मिलने पर जैसे तैसे करते कोख को साध ही लेती हैं। बालरांड भी आखिर अपने दिन काट ही लेती है। बेटी की किस्मत बेटी के साथ आप ही खींचेगी और आप ही ओढ़ेगी। अब जाकर सेठानी को पुख्ता विश्वास हुआ कि यह बातें हंसी की नहीं हैं। पति तो गुथे हुए जाल की एक गांठ भी ढीली नहीं करना चाहते। बेटी के चेहरे की धुंधली तस्वीरें
उसे चारों ओर तैरती नजर आने लगी। वो रूंधे गले से बोली, अपनी जाए बेटी है, यूं कैसे उसे बांध कर जलाएं। छोरी के साथ शादी होने पर वह क्या तो खींचेगी, क्या ओढ़ेगी। मुझसे तो सपने में भी इस अकर्म के लिए हाँ नहीं की जाती। पति चिढ़ते हुए बीच में बोला, मैंने तुझे हाँ करने के लिए कहा ही कब है। इस काम के लिए तो मैं अकेला ही बहुत हूं। अगर फिर टांग अड़ाई तो मैं खुद खुशी करके मर जाऊंगा। वचन हारने से तो मरना बेहतर है। और सेठों की सहजों का घाटा कैसे भरा जाता है, तू क्या समझती नहीं है। जानबूझकर अनजान मत बन। तेरे बाप का नाम कैसे चला है, समूचे इलाके में यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर फिर भी मैंने खुली आंखों मक्खी निकली कि नहीं निकली। पति के मुंह से इस ताने की सेठानी को कतई उम्मीद नहीं थी। सुनते ही उसका मुंह मानो सिल गया हो, रगों का खून जम गया हो। वाकई यह किसी से छिपा नहीं था कि उसकी मां ने आंखों देखे किसी मर्द को नहीं छोड़ा। कापुरुष बाप तो अपने कारोबार और हिसाब किताब में मग्न था और उधर उन्मादी मां जात बिरादरी का ख्याल भी भूल गई थी। उस चाचा के साथ खुल्लम खुल्ला ऐश करती थी। सेठानी हूबहू उस पर ही गई थी। वैसा ही चेहरा और वैसी ही चाल। ढकी हुई हंडिया का ढक्कन हटाते ही वह पस्त हो गई। अटकते अटकते बोली, जो तुम्हारी मर्जी करो। पति से ऐसे अचूक निशाने की आशा न थी। बात ही बात में सारा झगड़ा निपट गया। इत्तेफाक की बात है कि दूसरे ही दिन शुभ मुहूर्त की घड़ी में साहूकार के घर से सावा आया। बाप ने तो उत्साह से सावा कबूल किया, पर मां के कलेजे पर आरी सी चल गई। फिर भी उसने न तो होठ खोले और न ही चूं तक बोली। आप कर्मी बेटी जाने और बेटी का कर्म जाने। पर बेटी तो निरी नादान थी। उसे न तो अपने यौवन की जानकारी थी और न कर्म का कुछ ख्याल था। बरसों बेटे की तरह पली कन्या मन ही मन खुद को बेटा ही समझने लगी। शादी का वास्तविक मतलब न जानते हुए भी उसे इस नई बात की बेहद खुशी थी। शादी होने पर जरूर चिकने गालों की मसे भीगेंगी। मूंछों को ताव देने के लिए उसे
चुटकी से खाद चलती सी महसूस होती थी। और बेटे की ये है नासमझी देखकर माँ अंदर ही अंदर सुलगती रहती थी। एक दफा एक हम उम्र लड़की ने उसे नहाते हुए अचानक देख लिया तो उसकी सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। इतने बरस तो उसने समझा कि माँ बाप कोई टोटका कर रहे हैं, पर सावा कबूलने के बाद बारात चढ़ने के लिए उसकी उमंग देखी तो आखिर सब्र की पाल भूल गई। उसे मेड़ी में जाकर समझाने लगी, देखो जीजी। वह बीच में टोकते हुए बोली, आज यह नई बात कैसी? भाई और दादा के बदले तूने मुझे जीजी क्यों कहा? लड़की मुस्कुराते हुए बोली, क्यों कहा? जीजी है तो जीजी कहने पर गुस्सा क्यों? बावली औरत जात होकर तू दूल्हा बनने का ख्याल देख रही है। मर्दानगी हुए बगैर मर्द के इन तमाशों से कब तक काम चलेगा? कब तक क्या, सारी उम्र काम चलेगा। पर तुझे मेरी मर्दानगी में क्या कमी नजर आई? यह धोती, यह अंगरखी और यह 16 हाथ का साफा। पड़ोसन लड़की होठों ही होठों में मुस्कुराते हुए बोली, 16 हाथ के साफे से मर्द के साजो सम्मान की कमी पूरी नहीं हो सकती। इस शादी के लिए तू साफ साफ मना कर दे। तेरी जवानी तो खुद जोड़ी का वर मांगती है। दोनों छोरियां साथ जुटकर क्या गार खोदोगी? समझने लायक भरपूर उम्र होते हुए भी तू यह मामूली सी बात भी नहीं समझती। सेठ की नादान लड़की फिर भी नहीं समझी। मुंह मस्कोट कर बोली, तू तो मेरी सुंदर बेबी पर जलन करती है। तुझसे मेरा सुख देखा नहीं जाता। पड़ोसन उसे सीने से लगाकर कहने लगी, अब तेरा क्या किया जाए? आखिर ठोकर खाने पर ही तुझे अक्ल आएगी। पर फिर समझकर भी क्या होगा? बाप को तो दहेज का लालच है, पर तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं समझाया। बेहद हैरानी की बात है कि उसका मन कैसे मान गया। तब वह अबूझ लड़की अधीरता से कहने लगी, अभी जाकर माँ से पूछती हूँ, वह मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी। न छुपाएगी तो अच्छा ही है। इतना कहकर वह अपने घर चली गई और बेटी हड़बड़ाई हुई माँ के पास पहुंची। पूछा, माँ, आज एक लड़की ने मुझे हैरानी की बात बताई है। मैं फलक मर्दों के कपड़े पहनती हूँ, हकीकत में मर्द नहीं हूँ। पर मैं उसकी बात मानूं तब न? तू मुझसे हरगिज न छुपाएगी। बोल, वह झूठी है कि नहीं है? मैंने तो उसके मुंह पर ही कह दिया कि उससे
मेरी सुंदर बेबी का रूप सहा नहीं जाता। माँ ने मुंह घुमाकर आंखें पोंछते हुए कुछ देर बाद रूंधे स्वर में बोला, अगर ऐसी बात होती तो क्या मैं तुझे पहले होशियार न कर देती। अबूझ लड़कियां चलती ही चुहल कर देती हैं। बेटी जोश के स्वर में बढ़ चढ़ कर कहने लगी, चाहे कितनी ही चुहल करें, मैं किसी से दबने वाला नहीं हूँ। आदमी न होकर औरत होता तब भी मैं इस शादी से इनकार नहीं करता। यह तो दिल मिलने की बात है। दिल मिल जाए तो दो औरतों की क्या शादी नहीं हो सकती। इस तरह कैसे एक साहूकार दहेज के लालच में अपनी बेटी की बलि चढ़ा देता है। दहेज हमारे समाज में बुराई के रूप में फैला हुआ है। इसका अंत होना ही चाहिए। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।